हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और दोस्त यहाँ पे क्रैश कोर्स का आज सेकेंड डे है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सैटरडे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसमें दोस्त हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आज क्लियर करने वाले हैं, जिससे सभी स्टूडेंट भागते हैं। तो इसमें दोस्त भागने की ज़रूरत नहीं है, आज की क्लासेस को आज अटेंड कर लेंगे तो आप कभी न्यूमेरिकल से भागेंगे नहीं। एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे दोस्त। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसका भी सुपर ट्रिक यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो दोस्त आज के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दोस्त आपको बता दें, यहाँ पे आपकी जो क्रैश कोर्स है वो आपकी टोटल 45 डेज की चलने वाली है, जिसमें आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन हैं उसके साथ साथ पूरे चैप्टर को भी क्लियर कराता हूँ। एक भी किसी भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्त, इतना आप गारंटी के साथ लिख कर रख लीजिए। लेकिन दोस्त आपके उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। मेहनत कैसे करना है दोस्त, जब मैं यहाँ पे बताऊं तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जो मैं पॉइंट बोलता हूं उसको आपको नोट करना है, बाकी अच्छे से सभी पॉइंटों को समझना है। और दोस्त आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। बुक होगा आपके पास, प्रैक्टिस सेट होंगे, वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए जो आपको क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे वहाँ पे जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। और टोटल आपको जैसा कि पता होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने दोस्त? 50 क्वेश्चन पूरे आपके मिलेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के, और 25 आपके मिलेंगे फिजिक्स के, 25 आपके मिलेंगे केमिस्ट्री के। तो आपको समय के अनुसार सभी क्वेश्चनों पर फोकस करना है। इसलिए दोस्त बहुत से स्टूडेंट क्या है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से भागते हैं। लेकिन दोस्त उनको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आ गया जाएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे है क्लासेस का। जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन बलों का परिणामी नहीं हो सकता। इसमें दोस्त आपको बताना है कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन से किसका परिणामी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखिएगा 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, दो हमें यहाँ पे बल दिए हुए हैं। कितना? 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। कैसे करेंगे इसको आप पहले यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें सबसे अधिकतम परिणामी निकाल देना है। दोनों बलों का अधिकतम परिणामी निकालेंगे और दोनों बलों का न्यूनतम परिणामी निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद निकालेंगे अगर आपका बल परस्पर लंब होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे परिणामी को निकालूंगा। तीनों परिणामों को निकालेंगे। पहले देखिए, पहले पॉइंट पे क्या बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अधिकतम परिणामी निकालेंगे जो आपकी आर की वैल्यू है। अधिकतम परिणामी कैसे निकालेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 6 + 8, टोटल कितना हो गया, ये आपका 14 न्यूटन हो गया। कितना दोस्त? 14 न्यूटन हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया क्या, इसका मैं न्यूनतम यहाँ पे निकालूंगा। न्यूनतम कैसे परिणामी निकालेंगे, आर इक्वल टू 8 - 2 इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे 8 - 6 इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 2 न्यूटन हो गया। ये आ गया आपका 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे दोस्त मैंने क्या बताया था, इसका मैं अगर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन परस्पर लंब हो तो इसके लिए परिणामी, तो परिणामी का दोस्त फार्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट में P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अगर दोस्त यहाँ पे लंब होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन लंब होगा तो वहाँ पे जो cos थीटा की जो वैल्यू होगी cos 90, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, और आपका जो 90 की वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाती है। इसलिए वहाँ पे 2PQ की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे R इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त, 36 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। दोनों को ऐड किया दोस्त तो ये आपका कितना आ गया, अंडर रूट में 100, बाहर आया तो कितना हो गया, 10 न्यूटन। कितना हो गया दोस्त, 10 न्यूटन। अब आपका देखिए यहाँ पे परिणामी मैंने तीनों निकाल दिया। क्या हो सकता था ये मैंने निकाल दिया। अब आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि इनमें से कौन सा परिणामी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। पहला मेरा आया है 14 न्यूटन, ये आपका परिणामी है, और 2 न्यूटन परिणामी है, और आपका 10 न्यूटन
परिणामी है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन की ओर ले चलता हूँ। तो जिसका जैसे कि मैंने बताया, जो आपका 10 न्यूटन है ये भी आपका परिणामी है। 14 न्यूटन भी मैंने आपको निकाल कर बताया कि ये भी आपका परिणामी है। 2 न्यूटन भी आपका परिणामी है जब आपने न्यूनतम किया था। जो आपका 1 न्यूटन है वो आपका परिणामी नहीं है। क्या है दोस्त, 1 न्यूटन आपका परिणामी नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। कितना दोस्त, ए है इसका करेक्ट आंसर। अब दोस्त यहाँ पे कुछ पॉइंटें हैं जिसे आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपको किसी भी चीज का, अगर कोई 2 बल हैं किसी बिंदु पर लग रहे हैं, अगर उनका परिणामी निकालना हो तो परिणामी कैसे निकालेंगे दोस्त, वहाँ फार्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। किसका दोस्त, ये आपका परिणामी है। किसका, परिणामी का फार्मूला कब लगाएंगे, जब 2 बल किसी बिंदु पर लग रहे हो तो उसके परिणामी का जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको अभी निकाल कर बताया, जब आपका परस्पर दोनों लंब थे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे जो आपका P और Q है, इससे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। P और Q का है तो ये आपका P और Q ये आपका बल है, और जो थीटा है दोस्त, थीटा क्या है, यहाँ पे दोनों बल के बीच में बना कोण है, और R आपका क्या है, परिणामी बल है। ये सभी आपको पता होगा। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट, इसमें जितने पॉइंट बता रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इतने पॉइंटों को आप नोट करिए। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 बलों का अधिकतम परिणामी, कितना, 2 बलों का अधिकतम परिणामी R इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। जो 2 बल का अधिकतम परिणामी होता है दोस्त, वो आपका R इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। कैसे होता है, यहाँ पे इसके जो बीच का बना कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर दोस्त यहाँ में हम cos 0 की वैल्यू रखे हैं, ठीक है, cos 0 इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 1, ठीक है, क्या होता है दोस्त यहाँ पे 1 होता है, तो ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझिएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। इसीलिए 2 बलों का अधिकतम परिणामी R इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है, क्योंकि उनके बीच का जो बना कोण होता है वो आपका क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त, यहाँ पे 2 बलों का न्यूनतम परिणामी, जो न्यूनतम परिणामी होता है उसका जो वहां पे बना कोण कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे जो परिणामी होगा वो आपका होगा R इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्या होगा दोस्त, यहाँ पे P माइनस क्यू होता है R इक्वल टू। कब होता है, जब वहां पे आपका जो न्यूनतम परिणामी हो, क्या हो, उसका 2 बलों का न्यूनतम परिणामी ज्ञात करना हो, वहां पे आपका जो थीटा की कोण बनेगी वो आपकी 180 डिग्री बनेगी। कितनी दोस्त, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको कॉपी पे नोट करना है। अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही जरूरी ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा दोस्त। और बता दें, आपका लाइव सेशन यहाँ पे आपको जो चैट का ऑप्शन दिख रहा है वो यहाँ पे ऑन है। अगर आपको कोई भी मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करिए, मैं दोस्त यहाँ पे रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, आपको समझ में आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे 8 किग्रा का एक गोला पृथ्वी की सतह से v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थितिज ऊर्जा 64 जूल हो गई। कितना दोस्त, 64 जूल हो गई। तब गतिज ऊर्जा कितनी थी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए अच्छे से। जब तक दोस्त आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 8 किग्रा का एक गोला, अर्थात यहाँ पे गोले का द्रव्यमान हमें दे दिया कितना, 8 किग्रा। अब बात करते हैं अगला, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से v वेग से
अर्थात यहाँ पे जो जिस वेग से हमें फेंका गया उसका वेग कितना है, यहाँ पे v है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थितिज ऊर्जा 64 जूल हो गई। तो उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितना है, 64 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले दोस्त यहाँ पे देखेंगे आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है गोले का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान m इक्वल टू कितना दिया है, 8 kg। ठीक है, ये आपका गोले का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इसकी जो उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर स्थितिज ऊर्जा 64 जूल हो जाती है। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे, 64 जूल। ठीक है, ये आपका 64 जूल हो जाता है उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। तो अगला आपका दिया हुआ है v वेग, वेग जो आपका दिया है v वेग, जिस वेग से ऊपर फेंका गया। तो किस वेग से फेंका गया, वो आपका v वेग से फेंका गया। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं, उससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताते हैं। उच्चतम वेग पर अंतिम वेग शून्य होता है। क्या होता है दोस्त, उच्चतम वेग पर अंतिम वेग शून्य होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फार्मूला होता है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू क्या मैंने बताया, उच्चतम वेग पर अंतिम वेग जो होता है वो आपका शून्य होता है। मुझे यहाँ पे क्या करना था, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना था। ठीक है, क्या करना था, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना था उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा आप, एक एक पॉइंट समझिएगा। ये हाफ हो गया मेरा पहले से ही, m की वैल्यू मेरा दे रखा था कितना, 8 kg। ठीक है, 8 लिख दिया। और v की वैल्यू मैंने क्या बताया, उच्चतम वेग पर अंतिम वेग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ पे शून्य का स्क्वायर कर देंगे। टोटल दोस्त यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। कितना दोस्त, शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे शून्य होगी। कितना दोस्त, शून्य होगा। इससे दोस्त अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे और देखिएगा, अगर आपका कोई भी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपको यहाँ पे उच्चतम बिंदु की हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और उसका जो वेग है, ठीक है, वेग क्या होता है, अगर उच्चतम वेग पर पूछ रहा है तो उच्चतम वेग पर अंतिम वेग शून्य होता है। और जब आप शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो ऐसे में पॉइंट आप विशेष आप ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्त इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसे आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट तो यही है दोस्त कि उच्चतम वेग पर अंतिम वेग शून्य होता है। क्या मैंने बताया, उच्चतम वेग पर अंतिम वेग शून्य होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, उच्चतम बिंदु पर ऊंचाई अधिकतम होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, जहां पे ऊंचाई अधिक होने के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की ओर। तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग या वेग शून्य होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ये कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं, यदि कोई वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर से आपका नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी घटती है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, उसमें वहां पे वृद्धि होती है। तो जितने दोस्त पॉइंट बताए हैं सभी आप पॉइंट को नोट करिएगा और इससे आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल कभी भी दोस्त आपका गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल से आप भागिएगा नहीं दोस्त, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखेंगे आप, वहां पे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन को बड़ा न देखिए, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे 40 किग्रा का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है। टक्कर के बाद वह 28 किग्रा तथा 12 किग्रा के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के बाद बड़े टुकड़ों का वेग शून्य हो जाता है तो छोटे टुकड़े का वेग हमें बताना है। इसके लिए करना क्या होगा दोस्त, पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन के बोल क्या रहा है ये आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे कि एक
40 किग्रा का एक विस्फोटक जो कि 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है और वह टकरा गया। टकराने के बाद दोस्त वो आपका दो भागों में टूट गया, एक आपका 28 किग्रा और एक आपका 12 किग्रा। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों का जो दोनों यहाँ पे विभाजित हुआ, जो आपका टक्कर के बाद दोनों का विभाजित हुआ तो एक का वेग जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। जो बड़ा वाले का वेग है उसका बताया है कि वेग शून्य हो जाता है, तो हमें दूसरे का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्त, यहाँ पे वेग हमें ज्ञात करना है दूसरे जो आपका यहाँ पे जो टूटा हुआ भाग है उसके दूसरे यहाँ पे भाग का वेग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्त, पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें विस्फोटक का द्रव्यमान m दे रखा है, कितना m दे रखा है यहाँ पे 40 kg, m दे रखा है 40 kg, कितना m आपका दे रखा है 40 kg। विस्फोटक का वेग जो है v वो आपका कितना है 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे टक्कर के बाद दो टुकड़े हुए थे, कितना 28 और 12, अर्थात यहाँ पे हम कर दिए m1 इक्वल टू 28 और m2 इक्वल टू कितना दोस्त यहाँ पे 12। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और दिया था, आप क्या दिया था, टक्कर के बाद बड़े टुकड़े का वेग शून्य हो जाता है। ठीक है, बड़े टुकड़े का वेग शून्य हो जाता है, अर्थात यहाँ पे हम करें तो यहाँ पे आप देखिएगा u इक्वल टू यहाँ पे शून्य, u1 इक्वल टू और u2 इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें u2 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पे आपको m की वैल्यू दे रखा है, वेग दे रखा है v, m1 और m2 आपका जो द्रव्यमान दो भागों में टूटा था उसका आपका द्रव्यमान दिया है 28 kg और 12 kg। यहाँ पे वेग भी आपका दे रखा है, बड़े वाले का वेग जो है वो आपका शून्य है जिसे हम u1 से डिनोट किए हैं यहाँ पे, और छोटे वाले का वेग हमें ज्ञात करना है जो कि u2 से यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो इसके लिए जो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत का यहाँ पे नियम लगाएंगे, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, टक्कर के पहले का वेग इक्वल टू टक्कर के बाद का वेग। तो टक्कर के पहले का वेग क्या था यहाँ पे mv, ठीक है, क्या था, टक्कर के पहले का वेग हमारा mv था। अगर हम यही टक्कर के बाद का वेग बोले तो m1 u1 और m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, संवेग संरक्षण के नियम से अगर हम यहाँ पे देखें तो टक्कर के पहले का संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग, अर्थात यहाँ पे mv इक्वल टू m1 u1 और m2 u2 हो जाएगा, जो कि टुकड़ों में आपका बटा हुआ है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए दो भागों में यहाँ पे विभाजित हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा, mv इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ये आपका फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। वैल्यू को पुट करेंगे, m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया 40 इंटू यहाँ पे आपका v की वैल्यू 12। आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, कमेंट करके आप हमें बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे दोस्त बात करते हैं m1 की, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 28 kg, जो कि पहला भाग है, और इसकी जो u1 की वैल्यू दे रखी थी, u1 अर्थात वेग की वैल्यू वो आपकी कितना शून्य। ठीक है, प्लस का यहाँ पे मैंने किया, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 12 इंटू u2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो u2 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब देख एक चीज यहाँ पे देखिएगा, एक चीज क्या देखना है, 28 में आपने जीरो को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल जीरो हो गया, कितना हो गया, टोटल जीरो हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, ये बचा और ये बचा, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू u2। तो क्या मैंने बताया यहाँ पे 40 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू u2। ठीक है, यही आपका बचा। अब ये आपका 12 से 12 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे u2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 40 किलोमीटर, क्या आ गई दोस्त 40 मीटर, सॉरी यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपकी u2 की वैल्यू आ गई जो छोटे टुकड़े का वेग था। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका डी आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। अब दोस्त इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसे दोस्त आप नोट करिएगा। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला लगाया था वहां पे टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग जो है वो आपस में बराबर होता है।
कब बराबर होता है? जब वहां पर कोई आपका निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, तो उस स्थिति में आपका जो संवेग होता है वो आपका क्या होता है? नियत रहता है। अर्थात वहां पे टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है। ये पॉइंट दोस्त आप नोट करिएगा। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम बात करें गति के प्रथम नियम, तो गति के प्रथम नियम से हमारे जो बल की डिफिनीशन यहाँ पे प्राप्त होती है। अगर हम यही कहें बल के व्यंजक, तो बल का व्यंजक जो है दोस्त वो हमारा गति के द्वितीयक नियम से प्राप्त होता है। किससे दोस्त? गति के द्वितीयक नियम से, न्यूटन के गति विषयक तृतीयक नियम से हमारा द्वितीयक नियम से बल का व्यंजक हमारा प्राप्त होता है। पहले से क्या प्राप्त होता है? बल का डेफिनेशन मिलता है और दूसरे से आपका बल का व्यंजक मिलता है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को दोस्त समझाना ही हमारी प्राथमिकता है। एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन भली भांति से समझ में आना चाहिए, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट यहाँ पे सबका दोस्त अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हैं। बताया नहीं है दोस्त, कह रहा है कुछ कोण पर झुके हैं और उनके बीचों बीच एक वस्तु को रखा गया है और उसके जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो टोटल 5 प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो दर्पण के बीच का कोण बताना है हमको। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आप मानेंगे कि जो हमारा समतल दर्पणों के बीच का कोण है वो आपका थीटा है, जो कि इसमें बताया गया है। इसमें कह रहा है कुछ कोण पर झुके हैं, तो मैंने मान लिया कि उसको जो बीच का कोण बनना है वहां पे वो आपका थीटा है। और एक चीज और माना दोस्त, यहाँ पे जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो आपकी क्या है? यहाँ पे n है। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n का यहाँ पे फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री अपान में थीटा माइनस का 1। ये आपका प्रतिबिंबों का फार्मूला होता है। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है। इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्त? यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात हमें यहाँ पे दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करना है। बहुत से क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे हमें एंगल दिया होता है और हमें यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या करना है? प्रतिबिंबों की संख्या। बहुत से क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंबों की संख्या जिसमें पूछा होता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं और वहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या बताते हैं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें वहाँ पे एंगल दिया होता तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू ज्ञात करना होता, या हमें एंगल न दे के n की वैल्यू दिया है तो वहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, अर्थात एंगल को ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं वैल्यू को पुट करूंगा, जो आपका यहाँ पे 5 प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 आप देखिएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू ये आपका कितना है दोस्त? 360 अपान में थीटा माइनस का 1। इस माइनस का 1 को हमें क्या करना है? इधर भेजना है। इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू 360 अपान में थीटा। कितना? 6 इक्वल टू 360 अपान में थीटा हो जाएगा। इस थीटा का इसको इधर भेजना है और 6 को आपको क्या करना है? नीचे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपान में ये आपका 6 कितना हो जाएगा? 360 अपान में 6 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 60 डिग्री। कितना दोस्त? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आएगा दो दर्पणों के बीच का कोण। तो इसका बिल्कुल ही आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें मैंने आपको बताया कि 2 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे दोस्त? 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उनके बीच का एंगल ज्ञात करना होता है, या तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या अर्थात वहां पे n की वैल्यू ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने आपको दोनों टाइप यहाँ पे क्लियर कराएं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट है, समकोण पर झुके 2 दर्पणों के बीच रखे वस्तु 3 प्रतिबिंब बनता है। कितना दोस्त? 3 प्रतिबिंब बनता है समकोण पर झुके 2 दर्पण। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया कि समकोण पर झुके 2 दर्पणों के बीच वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं।
ठीक है, पॉइंट को नोट करते चलिए। दूसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं। यहाँ पे दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितना अनंत प्रतिबिंब बनते हैं? जब आप दो समांतर दर्पण रखेंगे, तो दो समांतर रखेंगे तो वहां पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कितना हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? यहाँ पे फॉर्मूला जो बताया था दोस्त, यहाँ पे देखिएगा n = 360 डिग्री अपान में थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 अर्थात दो समांतर दर्पण, ठीक है, उनके बीच रखे वस्तु, दो समांतर दर्पण अगर रखेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 360 अपान में 0 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? इनफाइनाइट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा? इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे। बात करते हैं दोस्त अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट यहाँ पे तीसरे पॉइंट, जितने पॉइंट बता रहे हैं दोस्त सभी पॉइंट नोट करिएगा। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्त, यदि 360 ये जो आपका 360 अपान में थीटा, इसकी जो हम वैल्यू को ज्ञात करते हैं, अगर इसका मान भिन्नात्मक आए, ठीक है, इसका मान अगर भिन्नात्मक आता है तो इससे अगला वाला पूर्णांक मान लेते हैं। इससे अगला वाला पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दशमलव में आ रहा है तो उससे हम आगे वाले का पूर्णांक यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में न मिला और आपका बटे में आ रहा है, भिन्न में आंसर आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आप इसको आप नोट करिएगा, इसको आप याद रखिएगा कि जब भी इसका वैल्यू जो है वो आपका भिन्न में आए तो इसका अगला वाला पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या, उसको हम वहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्त यहाँ पे अगला पॉइंट की ओर। तो चौथे पॉइंट ये भी आपको नोट करिएगा, समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी पारदर्शी आईना में किया जाता है। जो आपने यहाँ पे शीशा देखे होंगे दोस्त, वहाँ पे आपके क्या होता है? समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतने जितने भी पॉइंट बताएं सभी लोग आप कॉपी पे नोट करिएगा। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो सभी लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल के माध्यम से दोस्त आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, वो चाहे दोस्त आपका एडमिट कार्ड हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, काउंसलिंग से हो, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, किस टाइप से आपको कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे करना है, हर एक चीज़ के बारे में, कैसे आपको अलॉट होगा, हर एक चीज़ के बारे में दोस्त इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए दोस्त जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्त आपको एडमिशन के टाइम वहाँ पे मदद मिल सके। अगला दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वच्छ जल से भरे एक तालाब की आभासी गहराई 18 मीटर है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/3। कितना दिया है? पानी का अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 4/3। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि तालाब का वास्तविक गहराई हमें h' की वैल्यू दे रखी है कितना? 18 मीटर। मैं यहाँ पे फिर से आपको नोट करके लिख दे रहा हूँ, पानी का जो अपवर्तनांक यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है कितना दोस्त? यहाँ पे 4/3। कितना देखा है? 4/3। यहाँ पे हमें तालाब की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई दे रखा है, इसे हम h' से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है? 18 मीटर। कितना? 18 मीटर। यहाँ पे मुझे पूछ कर रहा है कि तालाब की हमें वास्तविक गहराई बताइए। ठीक है, तो वास्तविक गहराई हमें अर्थात h की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आभासी गहराई इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे पानी का अपवर्तनांक। करिए दोस्त क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्त न्यूमेरिकल से आपको भागने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल दोस्त आप जब भी देखें तो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले, बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आभासी गहराई h' इक्वल टू वास्तविक गहराई, जो आपका वास्तविक गहराई क्या है? h है, और जो आपका पानी का अपवर्तनांक है, पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी?
h की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे h डैश अपा इंटू यह क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। ठीक है, h डैश इंटू म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे h डैश और म्यू का दोनों का गुणा कर देना है, अर्थात यहाँ पे 4/3 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे हम h इक्वल टू करते हैं 4/3 इंटू 18। इसको सॉल्व करिए दोस्त, यहाँ पे आंसर आ गया 3 से ये आपका कटा कितना हो गया 6 आ गया, और 6 चौके कितना हो गया, ये आपका 24, ये आपका मीटर में कितना हो गया। यहाँ पे h की जो वैल्यू आ गई, जो आपकी h की वैल्यू आ गई, तालाब का जो वास्तविक गहराई है वो कितना है, यहाँ पे 24 मीटर होगा। कितना दोस्त, 24 मीटर होगा। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। इसमें दोस्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए। पहला पॉइंट, यदि प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है और वह सीधे निकल जाती है। यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि कोई, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने बताया आपको कि यदि कोई प्रकाश की किरण है और वह तल पर लंबवत आपतित होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 0 होगी। कितना होगी, 0 होगी। यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। ये आपका कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना है, 90 डिग्री है, और ये आपका सीधे ही निकल जाएगा। कैसा, ये आपका सीधे ही निकल जाएगा, जो कि प्रकाश की जो किरण आ रही है वो आपका सीधा ही निकल आएगा। कब निकल आएगा, जब वो आपका क्या होता है, लंबवत आपतित होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्त इतना ही। आशा करते हैं क्लासेस वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों सभी स्टूडेंट के पास पहुँच सके और उन्हें भी क्लासेस की जानकारी, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।